आज हमारा जो पढ़ने का विषय है वह जीएस मेंस का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट या फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत की विदेशी नीति। टॉपिक बहुत ही सरल है और इस टॉपिक का महत्वपूर्ण गुण यह है कि अगर इस टॉपिक को एक बार पढ़ लिया जाए तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम भारत की वैदेशिक नीति पढ़ते हैं या विदेश नीति पढ़ते हैं तो हम विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। अगर एक करंट सिनेरियो का हम एग्जाम्पल लें अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए कि इसे बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, तो वह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है इस समय का रसिया यूक्रेन विवाद और अमेरिका की उसमें एंट्री, और इसी के साथ एक धमाकेदार एंट्री होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। इन चारों के माध्यम से हम इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विषय को रिवीजन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है। विगत वर्षों के जो प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वह राजनीति विज्ञान का ऑप्शनल पेपर हो या फिर सामान्य अध्ययन पेपर 2 का पेपर हो, इन दोनों की प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वह इस बात को आगाह करती है कि जो प्रश्न बन रहे हैं वह करंट सिनेरियो में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हीं घटनाओं से प्रश्नों को पुटअप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूक्रेन, रसिया, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुद्दे को शामिल करके एक प्रश्न फ्रेम करने की कोशिश करें तो प्रश्न यह हो सकता है कि हाल के वर्षों में रसिया क्या अपने पुनः अतीत को प्राप्त करना चाहता है या फिर वह साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ रहा है। पहला प्रश्न हो सकता है और इसमें उत्तर ये पूछा जा सकता है कि आपका इस पर क्या अभिकथन है, क्या वचन है, या इस कथन की विवेचना करें। दूसरा प्रश्न है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक होते हुए भी इसके निर्णय या इसकी जो गरिमा है वह लोगों के लिए, देशों के लिए नहीं के बराबर हो गई है। आप इस कथन की पुष्टि करें या अपने पक्ष विपक्ष में मतों को रखें या फिर कथन का विश्लेषण करें। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आज भी अमेरिका विश्व पुलिसिंग का, यानी कि पूरे विश्व का पुलिस बनने की कोशिश करता था विगत वर्षों में अमेरिका, और क्या उसे आज भी यह एहसास है कि वह वर्ल्ड पुलिसिंग का काम कर सकता है जबकि वह अफगानिस्तान से हार कर वापस हो चुका है। आप कहां तक सहमत हैं कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के मध्य हुए विवाद में यूक्रेन को रूस के चंगुल से या फिर रूसी आक्रामकता से बचा सकता है? चौथा क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि आप यह बताएं कि भारत ने, जब वो अभी आप जानते हैं कि यूक्रेन विवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव आया जिस प्रस्ताव का ना भारत ने समर्थन किया ना विरोध किया। इससे भी कम से कम 3 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पुटअप हो सकता है कि भारत के द्वारा रसिया के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र संघ में मत न देना क्या रसिया भारत संबंध पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? सिंपल क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इससे भी क्लिष्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का मुख्य पिलर है या मुख्य सिद्धांत है कि वह अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करता है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ सर्वोपरि संस्था है और उस संस्था में किसी देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विधेयक लाया जाए और उस विधेयक पर भारत उदासीन हो जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे। तो क्या यह दर्शाता है कि भारत अपने निर्णय लेने में अभी सक्षम नहीं है या उसको समझ ही नहीं है कि हमें क्या लेना चाहिए निर्णय, क्या नहीं लेना चाहिए? पांचवा क्वेश्चन इस करंट सिनेरियो से यह बन सकता है कि क्या
अमेरिका प्रायोजित यह प्रस्ताव जो संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया, उस प्रस्ताव का समर्थन न करके भारत ने अमेरिका को यह संदेश दिया है कि अभी हम रूसी खेमे में हैं, या फिर यूक्रेन को यह मैसेज दिया है कि हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर रसिया के विरुद्ध वोट नहीं कर सकते, भले हम उसके पक्ष में भी समर्थन ना करें तो हम उसका विरोध भी ना करें। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप अच्छे न्यूज़पेपर रीडर हैं, करंट घटनाओं से आप अवेयर हैं, तो मेंस का इस प्रकार का क्वेश्चन बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान का यह महत्वपूर्ण सेगमेंट वैदेशिक नीति या विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, बहुत ही सरल और सुगम्य सब्जेक्ट है जिसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। आज की क्लास हमारी किस फ्रेम पर है, एक बार उसको देखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के हमारी इस क्लास में हम देखेंगे कि विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, और जो विदेश नीति है उसमें कूटनीति का क्या रोल है और कूटनीति कितने प्रकार की होती हैं। हाल ही में 9 प्रकार की कूटनीतियां प्रचलित हैं, ट्रैक 1 से लेकर ट्रैक 9 तक, इसको भी जानेंगे। उसके बाद विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन से संस्थाएं हैं जो इन्वॉल्व हैं, या ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि विदेश नीति का निर्माण करने वाले भारतीय संस्थाएं। उसके बाद पंडित नेहरू से मोदी जी तक की जो हमारी विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसको भी देखेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, हमारी विदेश नीति आदर्शवाद से शुरू हुई है और विभिन्न घटनाक्रमों के घटने से भारत को यह एहसास हुआ कि हम आदर्शवाद पर नहीं रह सकते, हमको यथार्थवाद की तरफ भी जाना होगा। हम यथार्थवाद और आदर्शवाद और उत्तर यथार्थवाद और उत्तर आदर्शवाद, इन सारे टर्म्स को भी इसी क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। और इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पहलुओं पर भी क्लास केंद्रित होगी। चलिए एक एक पॉइंट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विदेश नीति है क्या। विदेश नीति है क्या? अगर एक किताबी डिफिनेशन हम जाने तो किताबी डिफिनेशन ये हो सकती है, वैश्विक पटल पर अपने हितों की रक्षा के लिए किसी देश के द्वारा जो नीतियां निर्मित की जाती हैं वह विदेश नीति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एक एग्जाम्पल से इस परिभाषा को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे भारत को आवश्यकता है कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद समाप्त हो जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आतंकवाद की समस्या से भारत बहुत क्षत विक्षत हुआ है और भारत के बृहद स्तर पर जान और माल की हानि हुई है। क्योंकि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इस समस्या का समाधान अकेले भारत नहीं कर सकता, इसलिए भारत के हित जुड़े हुए हैं कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए। इसके लिए भारत विभिन्न मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों पर, शिखर वार्ताओं में, पक्षीय, द्विपक्षीय आदि माध्यमों से विभिन्न देशों के सामने यह समस्या रखता है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए। तो इसमें भारत का स्वार्थ क्या है? भारत का स्वार्थ यह है कि वैश्विक स्तर पर लोगों को अपने साथ लाकर जो आतंकवाद की घटना घट रही है, इस घटना को समाप्त किया जाए। आतंकवाद की घटना समाप्त हो जाएगी तो भारत में जान और माल दोनों की सुरक्षा होगी, और जान माल की सुरक्षा हुई तो भारत का स्वार्थ सिद्ध हुआ। तो आप
उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि विदेश नीति क्या है। विदेश नीति की एकदम नॉर्मल परिभाषा यही है और सबसे उपयुक्त भी परिभाषा यही है कि अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए मेन स्ट्रीम या मेन फोकस यही होता है कि देश अपने स्वार्थों की सिद्धि करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देश, कोई भी देश का आप एग्जाम्पल लें, अमेरिका का लें, ब्रिटेन का लें, फ्रांस का लें, जर्मनी का लें, ये लोग पर्यावरण के मुद्दे को इतना क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं को सबसे ज्यादा इन्होंने ही क्रिएट किया, सबसे ज्यादा बनाया और प्रकृति का सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने लिया। अब यह नहीं चाहते कि विश्व के अन्य देश भी जो प्राकृतिक संसाधनों का फायदा नहीं ले पाए हैं वो फायदा को ले सकें, क्योंकि वे फायदा को ले लेंगे तो उनके समतुल्य हो जाएंगे और समतुल्य हो जाएंगे तो फिर इनकी हेजोमोनी, इनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उनका निहित स्वार्थ है कि पर्यावरण की एक समस्या बना दो कि अब तुम्हारे देश में गाड़ियां नहीं चलेंगी, पेट्रोल बहुत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, लोगों को हृदय रोग हो जाएगा। जनाब, आप ये भी तो बताएं कि आप अपने देश में गाड़ियों को बंद करेंगे या आपने कई दशकों तक, कई सदियों तक इन संसाधनों का विदोहन किया है? क्या जो उस विदोहन से पैसा आपको मिला है क्या आप इधर को ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की समस्या को इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जो विकास नहीं कर पाए हैं वो विकास ना कर पाए। हाँ, यह बात जरूर है कि पर्यावरणीय समस्याएं हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं है गाड़ी चलाने के लिए तो हम मजबूर हैं पेट्रोल डीजल का प्रयोग करने के लिए। हम करेंगे जब तक सौर पैनल पूरे भारत में नहीं लग जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि भांति भांति प्रकार से, विभिन्न प्रकार से देश अपने स्वार्थों को, स्वार्थ चाहे किसी भी प्रकार का हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, पर्यावरणीय हो, प्रभुत्व का हो। ब्रिटेन ने क्या किया? पूरे विश्व को गुलाम क्यों बनाया? वह अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए। आई थिंक आप यह समझ रहे हैं कि विदेश नीति क्या है, विदेश नीति का मूल उद्देश्य क्या है। अब जरा देखते हैं कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, या फिर हम इसके पहले ये देख लेते हैं कि विदेश नीति का उद्देश्य क्या होता है। विदेश नीति का पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। आप एग्जाम्पल अभी हमने दिया उसको याद करें कि भारत वैश्विक स्तर पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है कि आतंकवाद की समस्या का समाधान करे पूरा विश्व। क्यों? क्योंकि इससे जो भारत की सुरक्षा है वह खतरे में पड़ रही है। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला भारतीय संसद पर जब अटैक हुआ तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों तबाह हुई। तो विदेश नीति का उद्देश्य होता है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा कर सके, और राष्ट्रीय सुरक्षा में ही देश की पूरी बाउंड्री लाइन आती है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, इन सब की सुरक्षा करना विदेश नीति का उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य किसी भी प्रकार से पूरा हो, चाहे किसी देश से गठबंधन को करके हो या किसी देश से संधि करके हो। फॉर एग्जाम्पल आप याद करिए, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका हमारे विरुद्ध खड़े थे। अमेरिका ने हमारे विरुद्ध हथियारों को भेजना शुरू कर दिया। उस समय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रश्न चिन्ह था कि अगर अमेरिका अटैक कर दिया अगले कुछ क्षणों में तो भारत की क्या स्थिति होगी। इंदिरा जी ने कहा गुट निरपेक्षता गई तेल लेने, कोई मतलब नहीं गुट निरपेक्षता से। सीधा जाकर रूस से उन्होंने मैत्री संधि की और रूस ने संदेश दिया अमेरिका को, देखिए
हमारी संधि है भारत के साथ, यदि आपका एक भी जहाजी बेड़ा भारत पर अटैक करने की कोशिश नहीं, मन भी बनाता है, तो यह अटैक भारत पर नहीं रूस पर होगा। और रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सबको माकूल जवाब देगा। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान से, ना बाबा मुझसे ना हो पाएगा, मैं भारत पर अटैक नहीं कर सकता हूं। आपने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा वैदेशिक नीति के माध्यम से हो गई। पहला उद्देश्य पूरा। दूसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब आज हम विभिन्न देशों से व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हमारा सामान आप खरीद लीजिए, हमारे लोगों को आप नौकरी दे दीजिए, आपके यहां कुछ ज्यादा अच्छा आ रहा हो तो हमको दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, भारत का जो सर्विस सेक्टर है वह सबसे मजबूत है। भारत के लोग विश्व के किसी भी कोने में आप जाएं, आपको वहां मिलेंगे। तो भारत का आर्थिक विकास तो है। भारत सबसे अच्छा बोलता रहता है कि देखिए हमसे अच्छे संबंध बनाइए, आपको अच्छे नौकर हम देंगे, अच्छे ऑफिसर देंगे, अच्छे IITian देंगे। और वो जो सेवा करने जाएंगे या सर्विस सेक्टर से लोग जाएंगे, वहां से क्या भेजेंगे? पैसा भेजेंगे, जिसे रेमिटेंस बोला जाता है। और रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत विश्व के अग्रणी देशों में खड़ा हुआ है। भारत विदेशों से पैसा प्राप्त कर रहा है, भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। भारत कह रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम करो। ईज ऑन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में लगातार भारत सुधार कर रहा है। इससे लोग परेशान है कि भारत में बहुत सुधार हो रहा है, लोग यहाँ पर कंपनियां ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। खैर महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अब समाप्त कर दी गई, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है नहीं। मोदी जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं जारी करते थे, वर्ल्ड बैंक जारी करती थी। हर चीज को मोदी जी से नहीं जोड़िए। फिर अगर आप भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य विश्व शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारत की जो संस्कृति है ना, वह आत्म केंद्रित नहीं है, बल्कि यह परमार्थ का शंखनाद है। कहने का मतलब यह है कि भारत की विदेश नीति ठीक है, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए प्रयास करती है, करना भी चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की विदेश नीति में सिर्फ स्वार्थ 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 ही दिखता है। भारत की विदेश नीति में स्वार्थ के साथ परमार्थ भी दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड के दौरान भारत ने बड़े बड़े देशों को, छोटे छोटे देशों को कोविड वैक्सीन, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया, जब कि भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत कहता है हम जी रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग, जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन आप लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए आपको बचाना हमारा धर्म है। ये तो तर्क हो सकता है, लेकिन इस तर्क में कोई दम नहीं है। भारत की संस्कृति की मनोभावना यह रही है सबको साथ लेकर चलने की, स्वयं केंद्रित नहीं, आत्म केंद्रित भावना नहीं, बल्कि पर केंद्रित भावना है। तो भारत की विदेश नीति में स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी दिखता है, जैसा कि आप कोविड-19 के समय देख सकते हैं कि भारत ने विभिन्न देशों को वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई। उसके बाद उपनिवेशवाद का विरोध। भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट यह भी कहा जा सकता है कि यह उपनिवेशवाद का विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? क्योंकि कई वर्षों तक यह उपनिवेशवाद के चक्कर में फंसा रहा है। यानी कि ब्रिटेन ने हमें खूब अच्छे से कुटाई किया, हमारी हर स्तर पर हमें तबाह किया, चाहे वह हमारा सामाजिक स्तर हो, हमारा धार्मिक स्तर हो, हमारा सांस्कृतिक स्तर हो, हमारे देश के उद्योग धंधे हो, स्वतः स्फूर्त हमारी जो इकोनॉमी थी उसको तबाह किया हो, हमारे व्यापार वाणिज्य को तबाह किया हो। भारत गुलाम बनने से पूर्व विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश था, लेकिन हमें ब्रिटेन वालों ने हमें ऐसा बनाया कि हम आज भी एक अग्रणी आयातक देश बने हुए हैं। तो
भारत उपनिवेशवाद का विरोध करता है। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा या ऐसी मानसिकता है जो किसी देश को गुलाम बनाकर उसके आर्थिक संसाधनों का, उसके राजनीतिक संसाधनों का, राजनीतिक संसाधन क्या होंगे, आर्थिक संसाधन महत्वपूर्ण होता है, वहां के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करना और अपने देश को समृद्ध करना सबसे मूल भावना होती है उपनिवेशवाद का। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेशवाद का घटक बनाया, यानी कि भारत पर उपनिवेशवाद को थोपा, भारत के सारे धन को वह ब्रिटेन पहुंचा दिया। तब ना दादा भाई नौरोजी ने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ? यही है उपनिवेशवाद का की पिलर है। गुलाम बनाओ, इसके संसाधनों को चुरा के घर अपने ले जाओ। भारत का सारा धन चुरा ले गया, हीरा तक चुरा ले गया। कहता है हमारे यहाँ रानी है। अरे तुम्हारी रानी तभी सुंदर है जब हमारे यहाँ से उसके लिए सौंदर्य प्रसाधन भेजा गया है। आपकी रानी के मुकुट में जो हीरा है वह हीरा भारत ने दिया है। जिस दिन वह हीरा आप भारत को लौटा देंगे, आप अपनी रानी को जवाहरात उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। ये तो भारत की देन है कि सबको देता रहता है, परमार्थी है। फिर अगला है साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का मतलब यह हुआ जैसे कोई देश है, वह किसी देश पर अटैक करके उस देश के भूभाग को अधिग्रहित कर लेता है। जैसे अपने पड़ोसी चीन चचा, ये कहते हैं अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। इन केस कभी वो अरुणाचल प्रदेश ले लिए तो एग्जाम्पल बन जाएगा किसका? साम्राज्यवाद का। लेकिन ये कभी नहीं होगा। डोकलाम में भारत ने बता दिया कि 1962 का भारत नहीं है। साम्राज्यवादी ताकतें मेरे रहते हुए बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हम विदेश नीति का की पिलर मानते हैं कि हम साम्राज्यवाद का विश्व स्तर से उन्मूलन कर देंगे। जब हम क्षमता रखते हैं विश्व स्तर से साम्राज्यवाद को समाप्त कराने की, तो आपकी क्या औकात है कि आप हमारे प्रदेश को ले लेंगे? तो साम्राज्यवाद एक ऐसी मनोभावना या एक ऐसी विचारधारा है जो अपने देश को विस्तारित करने के लिए, अपने भूभाग को विस्तारित करने के लिए, बड़ा करने के लिए वह अन्य देशों पर अटैक करता है, आक्रमण करता है और उस देश के भूभाग को प्राप्त कर लेता है। अगला है रंग भेद का विरोध। आपने गाना सुना होगा, यहाँ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। मतलब ये जो पश्चिमी देश है ना, आज जो विश्व स्तर पर इस बात को गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं कि हमने सब आधुनिक मूल्यों को दिया है, इतिहास गवाह है, तथ्य इस बात की 100% प्रतिपुष्टि करते हैं कि इन पश्चिमी देशों ने जितनी बर्बरता धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, काले लोगों के रंग के नाम पर जितनी बर्बरता दिखाई है, ऐसी बर्बरता इस ब्रह्मांड में भी देखने को नहीं मिल सकती। संसार तो छोटी वस्तु है। काला व्यक्ति होता था, उसे कहते थे कि ये तुच्छ प्राणी है। यहां तक कि हमारे नेशन फादर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी इस तोषण से नहीं बच पाए। दक्षिण अफ्रीका में वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, और उनको इस आधार पर ढकेल दिया कि यू आर ब्लैक, आप काले हैं और काले लोगों को एसी कोच में बैठने का अधिकार नहीं है, जबकि नियमानुसार गांधी जी के पास टिकट था। तो भारत की विदेश नीति यह कहती है कि यहाँ पे जो काला और ब्लैक और व्हाइट का जो थ्योरी है ना आपकी, कि व्हाइट लोग श्रेष्ठ हैं, हम इसका सिरे से विरोध करते हैं और सिरे से इस मानसिकता को नकारते हैं और उसको अपनी विदेश नीति में शामिल करते हैं कि आप जहां जहां रंग भेद से किसी के मान को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को भंग करने की कोशिश करेंगे, वहां हम आपके विरोध में खड़े होंगे। तो रंग भेद की नीति का विरोध भारत की विदेश नीति का एक की पिलर है। फिर इसी तरीके से वैश्विक संगठनों में आस्था। देखिए भारत को आस्था बहुत रहती है, आस्था बहुत रहती है, करे कुछ भी आस्था बहुत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया यूक्रेन वाला, न पक्ष में समर्थन किया न विपक्ष में समर्थन किया, लेकिन आस्था बहुत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक एग्जाम्पल से किसी सिद्धांत के विचारों के, किसी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि को समाप्त कर दिया जाए। भारत वैश्विक संस्थाओं पर, चाहे वह कुछ देशों की हो
या फिर वैश्विक स्तर पर सभी देशों की संस्था हो? आप दोनों को जरा समझें। अगर हम वैश्विक स्तर पर सभी देशों की बात करें तो ऑलमोस्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के सभी देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत आर्थिक मदद करता है, शरणार्थी समस्या होती है, कहीं पर अकाल पड़ता है, कहीं पर युद्ध हो जाता है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सेना भेजने वाला अग्रणी देश है। मतलब कि भारत के सैनिक इतने महान हैं, दिल से उन्हें सैल्यूट है कि वो भारत की रक्षा नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जिन देशों को अत्याचारियों से संकट है उनकी भी रक्षा हमारे देश की मिलिट्री कर रही है। और हमारे देश की मिलिट्री किसके थ्रू रक्षा करती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाता है, खाद्य प्रोग्राम चलाता है, दवाओं को वितरित करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में खाई जाने वाली हर चौथी गोली यानी कि हर चौथी टैबलेट भारत की है। और संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत असंख्य टैबलेट्स पर वर्ष देता है कि आप लीजिए और लोगों में इसको बांटिए, जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए। ये क्या है? आस्था ही है, उसके प्रति सम्मान ही है, उसकी डिग्निटी का सम्मान ही है कि संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यप्रणाली है वह बनी रहे, संयुक्त राष्ट्र कार्य करता रहे। तो भारत इस प्रकार की सारी संस्थाओं में आस्था रखता है। इसी प्रकार से भारत ने अन्य संस्थाओं के संदर्भ में अच्छा काम किया है, जैसे आसियान शिखर सम्मेलन हो, नैम हो यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, या फिर एडीबी हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, WHO हो, इन सब में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आप बात कर लें, अभी वहां न्यायाधीश हमारे देश के ही हैं, तो ये आस्था ही तो है कि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट कह रहा है कि भैया आप हमको जज दीजिए, भारत ने कहा लीजिए जज, कितने जज चाहिए? उन्होंने कहा अभी तो फिलहाल लिख ही दीजिए, भारत ने भेज दिया। तो क्या दिखा रहा है? भारत आस्था रखता है, भारत उसके क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है। फिर अगला इसका उद्देश्य है साउथ साउथ सहयोग को प्राथमिकता। साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ को जरा समझ लीजिए, आगे हम इसको विस्तृत रूप में समझेंगे, लेकिन यहां पर साउथ साउथ का मतलब ये हुआ नॉर्थ कंट्री वे होते हैं और साउथ कंट्री वे होते हैं। नॉर्थ में विकसित देश शामिल होते हैं, उन्हें हम नॉर्थ कंट्री कहते हैं। साउथ कंट्री वे कंट्री होते हैं जो विकासशील होते हैं। तो विकासशील देशों का समूह साउथ साउथ कहलाता है और जो विकसित देशों का समूह है वह नॉर्थ कहलाता है या नॉर्थ नॉर्थ समूह कहलाता है। तो भारत कहता है देखिए भैया हम विकासशील हैं और हम विकासशील देशों को ज्यादा तरजीह देंगे, ज्यादा प्राथमिकता देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम विकासशील इसलिए हैं कि हम पर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जैसी कुरीतियों को थोपा गया है। तो भारत जो अविकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, इन देशों की बातों को प्रत्येक मंचों पर बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखता है और इनके लिए सकारात्मक कार्य करता है और करवाने की कोशिश भी करता है। फिर अगला इसका सिद्धांत है वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना। वैश्विक समस्या क्या हो सकती है, जरा इसको समझते हैं एक पेज लेके। वैश्विक समस्या ऑलमोस्ट जो देश की समस्याएं हैं जब वह कई देशों में हो जाएं तो वह वैश्विक हो जाता है। जैसे कोरोना महामारी सबसे पहले कहां आई? चीन में। कहां आई? चीन में। जब वह कई देशों में फैलने लगी तो उसे कह दिए वैश्विक महामारी, लेकिन सबसे पहले कहां आई? चीन में। तो किसी देश की समस्या जब कई देशों तक पहुंच जाए तो ऐसी समस्या क्या कहलाती है? वैश्विक समस्या। तो वैश्विक समस्या क्या है? भूख या भूखमरी। भारत कहता है जो वैश्विक समस्या भूखमरी है इसका समापन करिए
5-5 किलो राशन ले जाइए हमारे देश से, बंटवाइए। भारत क्या कर रहा है देश में? भारत देश में भी बांट रहा है, विदेश में भी बांटेगा, बांट रहा है, देता है खाद्यान्न, जहां जहां संकट होता है भारत पहुंचाता है लाद के। कहां, किस पर लाद के? जहाजों पर लाद के। फिर कोई महामारी है, इसके भी समाधान की बात करता है। प्रत्यक्ष उदाहरण है, भारत ने विभिन्न देशों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलवाया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चालू कराने के लिए वैक्सीन भेजा। क्या है? वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रहा है। और पढ़ हम क्या रहे हैं? भारत की विदेश नीति का उद्देश्य विश्व की जो समस्याएं वो समाप्त हों, उसके लिए कार्य भी कर रहा है। और लोगों को कह रहा है आपस में मिलो, सब देशों से कह रहा है सबको दीजिए वैक्सीन जिसके जिसके पास नहीं है। फिर वैश्विक समस्या क्या है? आतंकवाद। एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये अमेरिका जो है ना, जब भारत पहले चिल्लाता था कि देखो ये आतंकवादी समस्या है, इसका समापन किया जाए, तो अमेरिका क्या कहता था? सुनो भारत, ये समस्या तुम्हारी है। हम इतने बड़े सैन्य शक्तिशाली देश, हम पर आतंकवादी घटना कैसे हो सकती है? हम इसको कैसे वैश्विक समस्या माने? भारत ने कहा ठीक है, कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। WTO पर हो गया आक्रमण। ये जो अमेरिका अपने को कहता है ना कि बहुत हम शक्तिशाली हैं, 2 साल मलबा नहीं हटा पाया। पूरे विश्व में उसकी चीखें सुनाई पड़ी अमेरिका के नागरिकों के, व्यक्तियों के। तब अमेरिका को पता लगा कि आतंकवादी कोई समस्या है। नहीं, जब भी भारत कहे भैया बहुत परेशान हूं, कश्मीर मुरा सुलग रहा है, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला, आज सबसे ज्यादा चीखें वहीं से आ रही है, अमेरिका कहता ना है तुम्हारी निजी समस्या है, इसका खुद समाधान कर लीजिए। तो भारत ऐसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। भूख हो गई, महामारी हो गई, आतंकवाद की हो गई, संप्रभुता की हो गई। भारत कहता है देखिए भाई, किसी देश की संप्रभुता का विनाश आप मत करिए, सबको अपने निर्णय आंतरिक और बाह्य लेने दीजिए। यूक्रेन के मामले में यूक्रेन वालों ने पूछा होगा कि आपने वोट क्यों नहीं किया? भारत ने कहा होगा आप जानते नहीं क्या हमारी विदेश नीति, हम विदेश नीति में संप्रभुता को भी शामिल करते हैं। आपकी संप्रभुता ये थी कि आपने निर्णय लिया कि मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में आ जाए, आप ले गए। अरे हमारी संप्रभुता यह थी कि हमने वोट नहीं किया। फिर इसी तरीके से मान लीजिए सबसे ज्वलंत मुद्दा पर्यावरण की है। भारत कहता है देखिए भैया, पेट्रोल भी प्रयोग करेंगे, डीजल भी प्रयोग करेंगे, लेकिन पर्यावरण समस्या का समाधान भी करेंगे। भारत सबको घुमा दिया। भारत ने कहा देखो, हम सौर ऊर्जा को खूब बढ़ावा देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा को खूब बढ़ावा देंगे, पवन ऊर्जा को खूब बढ़ावा देंगे, और इतना बढ़ावा देंगे नवीकरणीय ऊर्जा का कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट कर देंगे। विश्व अचंभित कि भारत क्या करने वाला है। भारत ने इंटरनेशनल सौर अलायंस का गठन कर दिया और जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में बना दिया। देख रहे हैं ना भारत ने कितनी ईमानदारी से और कितनी तत्परता से और कितनी चालाकी से एक वैश्विक समस्या के समाधान के लिए बोला आइए हम समाधान कर रहे हैं, चलिए ऐसे में जुड़िए सब लोग, और हेडक्वार्टर भी भारत में बना लिया। तो देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भारत निरंतर प्रयासरत है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि आप टेंशन न लें, हम सब काम करेंगे। और भी जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, इन सभी समस्याओं के लिए आप कुछ भी जोड़ें। हमने 4-5 समस्याएं बताई, और भी समस्याएं आप जोड़कर अपने आंसर को या अपने इस वैदेशिक नीति के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि विदेश नीति क्या है और विदेश नीति के उद्देश्य क्या है। अगर इन दोनों की समरी हम जाने तो विदेश नीति का मतलब ये हुआ किसी देश के द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अन्य देशों के साथ जिस प्रकार की रणनीतियों का, जिस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रयोग करता है, आयोजन करता है, यह किसी भी देश की विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी कहलाती है।
हमने भारत के संदर्भ में देखा तो भारत की जो विदेश नीति है, यद्यपि इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि इसके हितों की पूर्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अपने लक्ष्यों के पूर्ति के साथ साथ वैश्विक परमारथ की भी भावना रखता है, वैश्विक सुख दुख की भी भावना रखता है कि विश्व के साथ जो सुख दुख है उसका भी समाधान करने के लिए भारत कभी पीछे नहीं रहता है। चाहे जिस संदर्भ में हो, कहीं खाद्यान्न की पूर्ति करना हो, कहीं सैनिकों को भेजना हो, कहीं पर मेडिसिन भेजना हो, या कहीं पर मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं से वह देश झेल रहा है। जैसे आप श्रीलंका का एग्जाम्पल लें तो भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है कि चलिए तुम्हारे यहाँ मुद्रास्फीति की बड़ी समस्या है, भेजूं क्या निर्मला सीतारमण जी को 5 दिन के लिए। श्रीलंका ने कहा नहीं, सीतारमण जी को मत भेजिए, नहीं तुम्हारे यहाँ क्या होगा, कुछ पैसा वैसा हमको दे दीजिए। भारत ने कहा चलिए ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं भारत हर स्तर पर विदेशों की मदद कर रहा है, वैदेशिक देशों की मदद कर रहा है। तो एसेंस यही है कि भारत की विदेश नीति अपने निजी हितों के साथ साथ पर भारत के या अन्य देशों के हितों से संबंधित कार्यों को भी करता है। आज ही क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आने वाले क्लास में हम विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं, विदेश नीति के जो संस्थाएं हैं जो विदेश नीति का निर्माण करती हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है यह क्लास आपको समझ में आए और आपकी यह समझ आपके एग्जाम में दिखे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखें।